ओके। फाइन। हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी, सोशल मूवमेंट की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डेप्रिवेशन थ्योरी। ओके, तो ये मैंने बताया कि डेप्रिवेशन थ्योरी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, ओके, उसके पीछे कारण ये होता है कि कुछ लोग हमारे सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके। वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि उनके पास कुछ कमी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ, मतलब चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, या इनकम हो, रिसोर्सेस ना हो, ये सभी चीज़ों की कमी महसूस करते हैं, तो लोग, ऐसे लोग इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं किसी प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको हम डेप्रिवेशन थ्योरी के माध्यम से समझ पाते हैं। थ्योरी इसलिए बनाई गई ताकि हम उस मूवमेंट को समझ पाए कि किस प्रकार का मूवमेंट है, उसका नेचर किस प्रकार का है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो मल्टीपल थ्योरी है, उनका हम यूज करके उस पर्टिकुलर मूवमेंट को समझ पाते हैं। एज ए सोशल वर्कर हमको इजी हो जाता है कि मूवमेंट किस प्रकार का है, तो हम किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। तो जब लगेगा कि सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग, कुछ पीपल, जो एक बहुत सारे ऐसे ग्रुप, जिनको लग रहा है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि बाकी लोगों के पास है। ओके, जैसे इनकम नहीं है, या बेहतर लाइफ स्टाइल नहीं है, ओके, फूड नहीं है, या शेल्टर नहीं है, ये जो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं उनके पास नहीं होती है। तो फिर ऐसे लोग मिल करके एक ग्रुप मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उसको हम सोशल मूवमेंट बोल सकते हैं। तो ये डेप्रिवेशन थ्योरी बताती है कि दो प्रकार की डेप्रिवेशन हो सकती है, कमी जो हम बोलते हैं इसको। पहली होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि पूर्ण रूप से, जब किसी पर्सन का जो इनकम बहुत कम रहता है, मतलब इतना कम रहता है कि वो अच्छी तरीके से जो घर के काम होते हैं या छोटी मोटी चीजें, उसको भी नहीं अरेंज कर पाता, फूड हुआ, या शेल्टर हुआ, या बेसिक लाइफ नहीं। की बेसिक बेसिक कम्युनिटी जो होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी सही तरीके से वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कि कुछ चीज़ आपके पास है, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे दूसरे लाइफ लोगों से, स्टाइल। अपने आसपास में, सोसाइटी में, तो आपको लगेगा कि इनके पास ये सभी चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है। जैसे गाड़ी हुआ, या बेहतर लाइफ स्टाइल हुआ, ओके, वो सभी एक्टिविटी जो बाकी लोग कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, ओके। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन, कि जब आप कंपेयर करते हैं दूसरे से, ओके। आपको, आपके पास जरूरत नहीं है कार होने की, लेकिन आपको लग रहा है कि पूरे मोहल्ले में सबके पास कार है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए, ओके। तो आप वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, वो लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो आपकी रिलेटिव डेप्रिवेशन कहलाती है, ओके। वो जब कंपेयर करेंगे तभी आपको लगेगा कि किसी चीज़ की कमी है। कंपेयर कंपेयर नहीं करेंगे तो आपके पास वो सभी चीज़ें हैं। क्लियर है? यस यस। थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेकंड पहले आएगा, मतलब सबसे पहले हमको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना पड़ता है। ओके, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हमको प्रॉब्लम किस प्रकार से बनाना होता है कि उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन तैयार कर पाए, उसके रिगार्डिंग हाइपोथेसिस डेवलप कर पाए, ओके, और स्टडी कर पाए। तो कुछ प्रॉब्लम को हमको फॉर्मुलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। तो पहले सेकंड आएगा, बाकी के ऑप्शन प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए, ओके। बाकी के ऑप्शन में सेकंड नहीं है, इसका मतलब आप एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी का एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो मैंने बताया था कि जैसी प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन मीन्स कि आपको स्टडी किस प्रकार की करनी है, क्या क्वेश्चंस होंगे, किस प्रकार से स्टडी होगा, फर्दर डायरेक्शन के लिए हम ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, ओके। देन आएगा आपका सिलेक्शन ऑफ सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन। जब आप डिजाइन बनाते हैं, तैयार करते हैं, किस प्रकार से इंटरवीन करेंगे वो सभी चीज़ों के लिए प्रॉपर, ओके, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो आपका फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा, फिर आपका फिफ्थ आएगा प्री इंटरवेंशन असेसमेंट, फिर आएगा आपका फोर्थ नंबर का, दैट इज इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, और लास्ट में सिक्स एंड सेवन। क्लियर है? यस। प्री इंटरवेंशन असेसमेंट में आपका, जैसे कि आप पायलट सर्वे करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं, वो आ सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी एरिया में आपको स्टडी करना है, तो आप पहले जा करके 2-4 दिन जा करके वहाँ घूम के आएंगे, देख के आएंगे कि क्या यहाँ स्टडी पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा ना है कि आपने जो है पहले से चूज चूज कर लिया जगह, एरिया, और बाद में वहाँ पे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज बेटर कि पहले हम उसको असेस करेंगे, समझेंगे पहले जा करके 2-4 दिन, फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा कि ये एरिया, यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट है, और सही तरीके से यहाँ से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, फिर हम इंटरवीन करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, ये जुलाई यस 16 सर। क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा फीचर नहीं है रैंडम सैम्पलिंग का, बताइए।
रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जिस पॉपुलेशन से आपने जो है सैंपल लिया, वो सैंपल पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। मतलब चांस होता है देखिए मैं सैंपल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन, कि हर एक जो सैंपल है वो उसका सिलेक्ट होने का चांसेस होता है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। So ईच A मेंबर answer. each It, member have equal chance of being selected, so it makes the sample representative of the population। ये तो सही है। सर रैंडम सी लग रहा है। रैंडम सैम्पलिंग का फीचर नहीं है, ये तो फीचर है, बिल्कुल फीचर है कि रैंडम सैम्पलिंग में जो है हर जो एक सैंपल होता है उसका चांस होता है सिलेक्ट होने का। दूसरा है यहाँ पर इट इंश्योर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। रैंडम सैम्पलिंग से हम जो सैंपल ले लेते हैं, ओके, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी फाइंडिंग्स हमारी इन सैंपल के आधार पे आती हैं, और हम बोल देते हैं कि ये पूरे पूरे जब पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये फाइंडिंग्स यहाँ पर भी लागू होती हैं। जैसे मान लीजिए गांव में आपने 50 लोगों से डेटा कलेक्ट किया और जो भी आपने फाइंडिंग्स निकाली, तो आप बोल सकते हैं कि ये समस्या जो है यहाँ पर जो लोग फेस कर रहे हैं 50 लोग, तो कहीं नहीं पूरा पूरा गाँव ये प्रकार की समस्या फेस कर रहा है। ये आपकी आपने जनरलाइज कर दिया रिजल्ट को, ओके, क्योंकि आपको पता है कि 50% जो है कहीं ना कहीं गांव के लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपने जो सैंपल साइज लिया है, सैंपल जो लिया है, परित बनाया है, पूरे पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जनरलाइज कर पाएंगे अपने रिजल्ट को सभी के लिए, बाकी लोगों के लिए भी। तीसरा लिखा है इट रिड्यूस एरर एंड इंक्रीज प्रिसीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इज इट राइट और रॉन्ग, बताइए। बिल्कुल, देखो पहली बात तो जब हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो बैचनेस कम रहती है, ओके, तो बैचनेस कम रहेगी, कहीं ना कहीं जो सैम्पलिंग एरर कम होगी, ओके, प्रिसीजन बढ़ेगा। क्लियर है, तो आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट टेस्ट में इट मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंट वेरिएंस। इज इट राइट और रॉन्ग। देखो रैंडम सैम्पलिंग हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि हम कम से कम वेरिएंस को कम कर पाएं, उसको मिनिमाइज करें, ओके, ताकि जो जो भी सैंपल ले रहे हैं वो पूरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए, ओके। तो ये जस्ट अपोजिट लिखा है, वेरिएंस को या जो वेरिएबिलिटी होती है उसको कम करने के लिए रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रहे होते हैं, ताकि किसी प्रकार का बायसनेस ना आए रिजल्ट के अंदर। क्लियर। तो ये वाला आपका गलत है, मतलब यही सही है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है, बाकी के तीनों okay, sir. क्लियर है। सभी को क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी डेटा इन सोशल वर्क रिसर्च। ओके, अब कोई भी रिसर्च है सोशल वर्क हो, दो प्रकार का डेटा होता है, एक आपका प्राइमरी होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा मतलब जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं पर आप जाकर के खुद जाकर जो डेटा कलेक्ट कर Sir, सकते हैं। C. सेकेंडरी मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, जैसे बुक्स है, आर्टिकल्स है, पेपर है, लाइब्रेरी है, वो डेटा आपका सेकेंडरी डेटा कहलाता है। सॉरी, Sir, sir, C है वैसे response. C answer होगा. बिल्कुल। सर सी होगा रेस्पोंडेंट। ओके ओके, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, दैट इज द प्राइमरी डेटा। यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो यही आपका सही होगा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, evaluation research is basically a confirmatory research, action research, fundamental research और pure research। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। Sir, fundamental. Confirmatory research. Confirmatory. कंफर्मेटरी। ओके, और एनीवन फंडामेंटल किसी का आया हुआ है, Sir, A है. और बी हो सकता, Confirmatory. क्या बी हो सकता है, A एक्शन होगा sir क्या? हाँ सर हो Action सकता है ना, research. एक्शन रिसर्च। बट आपको एक ही चूज करना है। देखो Sir, action research. प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च तो लगभग यही जैसा होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं एवेल्युएशन एवेल्युएशन रिसर्च का मतलब क्या होता है। ये काइंड ऑफ कंफर्मेटरी रिसर्च ही होती है। इसका काम ये होता है कि हम जो भी मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, उसको हम उसकी इफेक्टिवनेस को हमको चेक करना है, वैलिडेट करना है, असेस करना है, अंडरस्टैंड करना है, ओके। तो हम एवेल्युएशन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग, ओके, और उसके इम्पैक्ट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेटरी रिसर्च। क्लियर है, तो आपका पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा, कंफर्मेटरी रिसर्च। दूसरा है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्यों हो सकता है,
बताइए। सर एक्शन रिसर्च कैसे हो सकता है ये जानना है। सर यस। ये तो सर इसलिए हो सकता है एक्शन, क्योंकि इवैल्यूएशन में हमें ऑब्जर्व करना होगा, इफेक्ट को देखना होगा, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए माइट बी एक्शन रिसर्च। सी एक्शन रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, इज द साइकिल प्रोसेस। इमीडिएट। यस, एक्शन सर रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं ना एक्शन यस रिसर्च। यस, एक्शन रिसर्च जनरली हम करते हैं ताकि हमारा फोकस होता है कि जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है जो उसको फाइंड आउट कर पाए, निकाल पाए, जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है एग्जिस्ट कर रही है। ओके, वो हम वहाँ पर एक्शन रिसर्च जनरली यूज कर रहे होते हैं। ओके, या पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम इवेल्युएशन रिसर्च तो यूज कर ही रहे होते हैं। काइंड ऑफ सिमिलरिटी थोड़ी होती है इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड नेचर, क्योंकि दोनों का नेचर अप्लाइड ही होता है, इवोल्यूशन का और एक्शन रिसर्च का, अगर नेचर की बात करेंगे। ओके, तो समहाउ वी कैन से लाइक ये जो है आपका एवोल्यूशन रिसर्च और एक्शन रिसर्च थोड़ा थोड़ा जुड़ा होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कंफर्मेटरी रिसर्च, तो वो ज़्यादा कंसिडर होगा एज एवोल्यूशन रिसर्च, ना कि एक्शन रिसर्च। लेकिन दोनों दोनों को नेचर एक जैसा होता है, दोनों में हम अप्लाइड नेचर यूज कर रहे होते हैं, दोनों को कोशिश होता है। जैसे एक्शन रिसर्च फोकस करते हैं हम कैसे जो है प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर पाते हैं, रियल वर्ल्ड का जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है। ओके, उसके रिगार्डिंग प्लान तैयार करते हैं, एक्शन तैयार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपका एक्शन रिसर्च में आता है। इसी प्रकार से एवोल्यूशन में हम यही कर रहे होते हैं कि कोई भी मान लीजिए प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है, उसको उसको वैलिडेट करना, उसको असेस करना, अंडरस्टैंड करना। ओके, तो आपका कंफर्मेटरी या एवोल्यूशन रिसर्च में आ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका इम्पैक्ट समझते हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, एंड एक्शन रिसर्च दैट इज आल्सो काइंड ऑफ द सेम, both have the same nature like applied nature, so we can say that is also related to the action research. Clear है? क्योंकि both are problem solving nature or applied nature, so have some kind of similarity. सर कंफर्मेटरी रिसर्च एक्सप्लेन कर दीजिए, कंफर्मेटरी का मतलब क्या होता है, बताइए, अभी मैंने बताया, कोई एक्सप्लेन करिए। सर कंफर्म मतलब कोई भी चीज को कंफर्म होना कि ये सही है या गलत है, क्या है? जैसे हम लोगों ने मतलब जो भी हाइपोथेसिस, यस यस, जैसे मैंने हाइपोथेसिस बनाया, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया, तो जो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो कंफर्मिटी होता है ना, कंफर्म कर रहे होते हैं बेसिकली जो भी आप चेक करना चाहते हैं। अगर कोई मान लीजिए पॉलिसी है, उसका इम्पैक्ट आप देखना चाहते हैं, तो आप स्टडी करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, तो वो कंफर्मेटरी प्रोसेस ही होता है। ओके, एवेल्युएशन कर रहे हैं। क्लियर है? यस यस सर। सर, थैंक यू सर। ओके, पहला वाला सर करें। और डेप्री सर और डेप्रिवेशन का बारे में जो उसका टाइप्स बताए थे वो और एक बार बता दीजिए ना सर। डेप्रिवेशन को देखिए, मतलब ये डेप्रिवेशन थ्योरी हम यूज करते हैं सोशल मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई मूवमेंट चल रहा है कहीं पर, तो आप सोशल वर्कर हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि मूवमेंट किस प्रकार का है। तो बहुत सारी थ्योरी होंगी, थ्योरी से हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा इस प्रकार का नेचर है इसका, तो ये थ्योरी हम यूज करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या समस्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया। तो मैंने बोला कि यहाँ पर दो प्रकार की डेप्रिवेशन होती है। डेप्रिवेशन मतलब होता है कोई चीज कमी। ओके, जब एक सोसाइटी के अंदर जो है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि आम लोगों को और बाकी लोगों के पास है, रिसोर्सेस नहीं है। ओके, बेसिक उनके जो अम्यूनिटी होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी नहीं है, तो कुछ लोग इकट्ठा होकर के मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दो प्रकार की डेप्रिवेशन होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान, ये ना हो। ओके, और रिलेटिव का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर विद अदर पीपल, लाइक आपके पास सब कुछ है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, लेकिन आपके पास एक गाड़ी नहीं है, कार नहीं है। ओके, लग्जरीज आइटम नहीं है, तो आप वो कंपेयर करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा। अदरवाइज आपके पास कुछ थोड़ा बहुत है जिससे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन व्हेन वी कंपेयर विद अदर पीपल, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये चीज़ की कमी है मेरे पास। ओके, वो आपका रिलेटिव रेप्लिकेशन कहलाता है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू नेक्स्ट। सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इसमें फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च है। ये बेसिकली दोनों एक ही जैसे होते हैं। और क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च, बताइए, जिसको हम बेसिक रिसर्च सर बोलते हैं, डेटा प्योर। अपलोड थ्योरी। हाँ, सर बेसिकली जिसमें हम जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक पर आते हैं। जनरलाइजेशन स्पेसिफिक और सही अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। और इसका बेसिकली फोकस फोकस ये होता है कि हम नॉलेज के लिए, मतलब अगर किसी पर्सन को क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ के जानने की, ओके, अंडरस्टैंड करने की, नॉलेज को बढ़ाने की,
ओके, कोई प्रिंसिपल है, कोई कंसेप्ट है, थ्योरी है, उसको अंडरस्टैंड करना समझना है, तो हम फंडामेंटल रिसर्च यूज करते हैं। मतलब सर जो थ्योरेटिकल रिसर्च। हाँ, थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, उसको हम प्योर रिसर्च बोलते हैं, बेसिक रिसर्च बोलते हैं, प्योर रिसर्च बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ओके, तो इसका जो मेन फोकस होता है नॉलेज के लिए, इसका कोई डायरेक्ट कमर्शियल पर्पज नहीं होता है कि हम डायरेक्ट इसको यूज करके कुछ करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बाद में इसका यूटिलाइजेशन होता है, बहुत सारी थ्योरी डेवलप होती है, कंसेप्ट डेवलप होते हैं, लेकिन इन द स्टार्टिंग मेन फोकस होता है कि नॉलेज को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, अंडरस्टैंड करना फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज। ओके, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कितने प्रकार की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं बताइए? ये सभी जो लिखे हैं सभी हैं क्या? सर सी 1 2 3, क्योंकि फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो रैंडम सैम्पलिंग तो प्रोबेबली सैम्पलिंग का ही मतलब है, तो 3 होंगे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबली सैम्पलिंग, सर ये ऑप्शन होगा सर। इसमें लिखा है क्योंकि कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्टैटिक स्ट्रेटिफाइड है यस सर, तो नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ना होगा सर, नॉन मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब देखो दो प्रकार की होती है ना सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। होती है यस सर। सर। सर 1 और 2 होंगे, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में प्रोबेबली हो सकती है सैम्पलिंग। हाँ, वो एक्चुअली बाद में वो यस सर, वन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, स्टार्टिंग में वो नाम स्ट्रैटिफाइड है तो वो आपका रैंडम सैम्पलिंग होगी, मतलब लास्ट में। ओके, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? स्टार्टा बनाना, ग्रुपिंग स्टैटिकली, करना। हाँ, मतलब स्टैटिक स्टार्टा तैयार करना, स्टैटिकली। ग्रुपिंग करना, वो आपका स्ट्रैटिफाई कहलाता है। तो ग्रुपिंग हम कर देते हैं, फिर हम रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं। ओके, यस सर। तो रैंडम सैम्पलिंग आ जाएगा तो मतलब आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं हुआ फिर वो। यस सर, ये आंसर होगा। तो आपका ये वाला पर्पसफुल होगा, स्नोबॉल होगा। अब इनको समझ लेते हैं कि करके। इसके अलावा और भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, जैसे मान लीजिए और कौन सा हुआ पर्पसफुल है, वो हो गया स्नोबॉल हो गया। और और कौन सा होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी? बताइए। सर नॉन प्रोबेबिलिटी। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पसफुल सैम्पलिंग? इसका मतलब क्या होता है, हम कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं इसको? हम जजमेंटल सैम्पलिंग बोल सकते हैं। यस सर। बिल्कुल। सर दोनों सेम। हाँ, सर पर्पसफुल का मतलब किसी पर्पस के लिए जो हम सैम्पलिंग यूज करते हैं, इसका मतलब यही होता है क्या? पर्पस के लिए नहीं, पर्पसिव सैम्पलिंग होता है। जजमेंटल मतलब सोच, एज ए सोशल वर्कर, एज ए रिसर्चर जो है, आप अपना जजमेंट यूज करेंगे, आपके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होंगे, आपको पता है कि हम किस प्रकार के डेटा हमको कलेक्ट करना है और ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज है हमको कहाँ से मिल सकता है। ओके, सर तो हम जिसमें हम ऑन पर्पस रिस्पॉन्डेंट्स को चूज करते हैं कि इसमें ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यस हैं तो यस ये यस, हमको चाहिए। बिल्कुल। रिसर्चर जो है पर्पसफुली सिलेक्ट करेगा पार्टिसिपेंट को, ताकि वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेरेंट्स है, उस पर स्टडी करना है, उसको उनके व्यू को जानना है, इनके अनुभव को जानना है, तो केवल उन्हीं लोगों के पास जाएगा वो, जो कि ऑलरेडी कई सालों से जो है बच्चों की केयर कर रहे हैं, फॉस्टरिंग करते हैं। तो वो आपके लिए पर्पसफुल सैम्पलिंग कहलाएगी, जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाएगी, कि यहाँ पर उन्होंने पर्पसफुली वही पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए अपने स्टडी के लिए जहाँ से वो रेलिवेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज गैदर कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? हेलो? यस सर। ओके, बोलते जाइए। नेक्स्ट है इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल का मतलब क्या होता है? एक काइंड ऑफ चेन होता है, चेन रेफरल, चेन सैम्पलिंग, रेफरल सैम्पलिंग बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनिशियल स्टेज में आपके पास पार्टिसिपेंट नहीं है, ओके, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, बहुत ही कम पार्टिसिपेंट है, तो वहां पर हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए HIV एड्स पेशेंट है या इस प्रकार के
जो मान लीजिए रिस्पोंडेंट है जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं। ओके, तो उनको हम कैसे एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए पहले एक पर्सन के पास आप गए, वहां से डेटा कलेक्ट किया, और इसी धीरे धीरे करके एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके आपको जो है पार्टिसिपेंट मिलते गए या जो भी आपके रेस्पोंडेंट मिलते गए और आपने डेटा कलेक्ट करते गए, वो आपका इसमें आएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग में आ जाएगा। इसमें एक चेन बन जाती है, रेफरल सिस्टम होता है कि आप एक पेशेंट के पास गए, उसने आपको दूसरे के बारे में बताया, दूसरे के पास तीसरे के बारे में बताया, इस प्रकार से मल्टीपल एक चेन बनती गई और स्नोबॉल सैम्पलिंग में आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट इसमें कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मैंने अभी बताया, क्या होता है बताइए। यस सर। ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब पता ही है आपको। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ? सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग बैच सैम्पलिंग होती है जिसमें हम फर्स्ट यूनिट का जो मतलब सब फर्स्ट यूनिट तो सिलेक्ट रैंडमली करते हैं, लेकिन हाँ फिर उसके बाद एक निश्चित सीक्वेंस के हाँ, बाद बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट यूनिट का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला, उसके बाद तीसरा चुन लिया, फिर फिफ्थ चुन लिया, फिर सेवन्थ चुन लिया, इस प्रकार से एक सिस्टमैटिक तरीके से आप सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं। ओके, आपका सिस्टमैटिक कहलाता है। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो ये दोनों नहीं होंगे, बाकी के दोनों हो जाएंगे, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सर। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग अभी मैंने बताया था क्या होता है। स्ट्रेटिफाई मतलब होता है स्ट्राटा बनाना, स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप बनाना। तो आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है, वो आपका रैंडम सैम्पलिंग में आ जाती है कि जहाँ आप ग्रुप बना रहे होते हैं। ओके, छोटे छोटे ग्रुप बना रही, मतलब एक आपने एक ग्रुपिंग कर रखी होती है। ओके, स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप। ओके, फिर उसके बाद आप सैम्पलिंग यूज करते हैं, वो रैंडम सैम्पलिंग होती है, उसमें से आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Action research can enhance the visibility of professional social work. All social work research is an action research. Is it right or wrong? Second वाला। सेकंड वाला सारे एक्शन रिसर्च थोड़े होते हैं, हो सकते हैं। ये होगा सर। सारे सारे दूसरा बताइए। सभी के सभी सोशल रिसर्च कैसे एक्शन रिसर्च हो सकते हैं? सोशल वर्क जो रिसर्च यस होता है, सर, वो तो ओके, ये जब उसमें डायरेक्टली उन्होंने लिख दिया है कि सभी के सभी सोशल वर्क रिसर्च एक्शन रिसर्च होंगे, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, एक्सट्रीम सेकंड स्टेटमेंट है। पॉइंट सर। ओके, क्योंकि हम कई तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, हो सकता है हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम इवेल्युएशन कर रहे हो, क्वानिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच यूज कर रहे हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इंटरवेंशन कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि जरिए सबके सब एक्शन रिसर्च ही हो। ओके, तो दूसरा तो गलत हो गया। पहला है एक्शन थोड़ा सही। रिसर्च कैन एनहेंस, ये सही बात है कि एक्शन रिसर्च के माध्यम से जो है हम प्रोफेशनल सोशल वर्क विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, इसमें हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, इंगेज करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो यही काम होता है सोशल वर्क का। ओके, तो कैसे हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये तो ठीक है कि हम सोशल एक्शन रिसर्च के माध्यम से दैट कैन इनहेंस द विजिबिलिटी, कैन लगा हुआ है तो और आसान होता है स्टेटमेंट सही होने में। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17। सोशल वर्क रिसर्च ऑलवेज इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सोशल वर्क रिसर्च में हमेशा हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या ये सही है? दूसरा लिखा है हाइपोथेसिस आर द लॉजिकल डिडक्शन ड्राइव फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके रिगार्डिंग हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, मतलब स्टडी कर रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग, और फिर हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो एक लॉजिकल डिडक्शन होता है, वो कहाँ से ड्राइव होता है? वो हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ड्राइव होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि जो भी कुछ आपका प्रॉब्लम है या जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपने क्या पढ़ा है, वो सब का सब इन्फॉर्मेशन। ए गलत है और आर सही है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी एक्सट्रीम स्टूडेंट है, उसको पढ़ के आप कोशिश करिए कि वो देखना है वो गलती होगा, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं। अगर हाँ फैक्चुअल डेटा है तो सही हो जाएगा, अदरवाइज जैसे सोशल वर्क रिसर्च है, हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आप जैसे मान लीजिए आप ट्राइबल एरिया में स्टडी करेंगे, एथनोग्राफिक स्टडी होती है, तो वहाँ पर हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, जहाँ पर आप क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं वहाँ पर आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, ज़्यादातर बनाते हैं। और यहाँ पर कभी कभी हमको जरूरत नहीं पड़ती है,
रिसर्च में। अगर आप डायरेक्टली फील्ड में जाकर के स्टडी कर रहे हैं, या आप स्टडी करते करते आपने हाइपोथेसिस बना लिया, पहले नहीं बनाया, जरूरत पड़ी तो बनाया, नहीं तो नहीं बनाया, तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हाइपोथेसिस बनाएं। क्लियर है? केवल आपके पास जो रिसर्च क्वेश्चन होंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो आपका जो भी रेशनल बिहाइंड आपकी स्टडी, जैसे जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, उसके आधार पर आप आसानी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से जो भी फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हमेशा जरूरत नहीं होती है, अनटिल अनलेस हम लोग जब तक क्वांटिटेटिव डेटा पर हम स्टडी ना करें। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया, दूसरा सही है। हाइपोथेसिस आर लॉजिकल डिडक्शन ड्राइव फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही हम लोग जो है हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि ऐसा हमको ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्टडी किया और आपको लगा, आपने फर्दर रिसर्च के फाइंड आउट कर लिया कि आपको इस पे स्टडी करना है, और आपने जो कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा, आपको लगा कि यहाँ पर ये मिसिंग है, ये यहाँ पर गैप है, यहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो फिर आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। फिर आप मल्टीपल वेरिएबल्स लेते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या जो भी रिलेशन है वट एवर। वो जो आपका हाइपोथेसिस होता है वो काइंड ऑफ एक आप एक एक थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं, एक टेंटेटिव थ्योरी होती है, आपको लगता है ऐसा हो सकता है, और उसी को आप प्रूव करते हैं पूरी पूरी स्टडी में, पूरी पूरी रिसर्च में। तो आपकी जो टेंटेटिव थ्योरी होती है, उसको वो लॉजिकल होती है आपके हिसाब से, वो जो कि आरओएल से ड्राइव होती है। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही। Next question, question number 18. The source of data collection in field by researcher is called as, very simple question. That is primary source. Next question, question number 19. The type of pre-experimental design include. कितने प्रकार का प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो सकता है? वन स्पॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी डिजाइन, कॉजी एक्सपेरिमेंटल और पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन। ये तभी पता चल जाएगा आपको, तब आपको पता होगा कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता क्या है। तो होगा नहीं सर। क्या होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? एक्सपेरिमेंट करने से पहले डिजाइन बनाना, रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेंटल मेथड मान लीजिए, या डिजाइन मान लीजिए, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। रिसर्च मान लीजिए, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पर जनरली पार्टिसिपेंट का एक ग्रुप होता है, वो जहाँ पर हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार से आप कंपेयर नहीं करेंगे मल्टीपल ग्रुप्स के बीच। ओके, जैसे मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं एक किसी एरिया में, कुछ लोगों का डिप्रेशन लेवल चेक करना चाहिए। ओके, उसको आपको असेस करना, अंडरस्टैंड करना है, तो आपके पास एक ही ग्रुप है। ओके, तो पहले आप मतलब इंटरवेंशन करने से पहले आप चेक करेंगे, और उसके बाद में इंटरवेंशन करने के बाद आप जैसे थेरेपी है या कोई थेरेपी प्रोग्राम चलाया, उसके बाद आप चेक कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर एक ही ग्रुप रहता है वो आपका, एक 5 सेकंड चार्ज लगा लेते हैं। तो जैसे कि जो होता है, अगर हमको एक्चुअल कहीं पे स्टडी करना है तो उससे पहले एक हम छोटा सा ग्रुप लेके सिंपल फॉर्म में उनको स्टडी करेंगे। अगर वो सक्सेस रहा तो आगे फिर करेंगे ऐसा। वो तो आपका पायलट स्टडी होता है, पायलट टेस्टिंग हो जाएगी सर वो पायलट तो। स्टडी अच्छा होता अच्छा। है। ओके। बेसिकली अगर हम बात करें कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल होता है रिसर्च, उसमें ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन ये जो है हमारा जैसे कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं। ओके, उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हमको ज़्यादा पता नहीं होता है। एक ही आपके पास ग्रुप है और आपको स्टडी उस पर करना है, तो पहले आप उसको असेस करेंगे। ओके, जो भी आपको बदलाव या जो चेंजेस करना है, उसके बाद आप चेंजेस करेंगे, या जैसे मैंने बताया कि कोई डिप्रेशन लेवल चेक करना है, तो आप उसके बाद थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे उन लोगों को, ग्रुप को। फिर उसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे। तो पहले आपको नहीं पता था कि किस प्रकार का प्रॉब्लम है, क्या है, कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं। तो जहाँ पर लिमिटेड आपका कंट्रोल होता है बाहरी एक्सटर्नल वेरिएबल पर, ओके, वहाँ पर आप रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए छोटा सा समूह है, 10 लोगों का है, डिप्रेशन लेवल चेक करना है या वो स्थिति को देखना है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग बूढ़े हो, ओल्ड एज के हो, कुछ यंग हो। तो सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होगी ना, कुछ लोग को सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। ओके, इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो चूंकि यहाँ पर हम रैंडमाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका वो प्री एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। ओके, और ना ही हमारा कोई कंट्रोल है ये बाहरी वेरिएबल्स पर। ओके, वो आपका प्री एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। एक ही ग्रुप होता है, प्री और पोस्ट करके जो है हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा होगा?
सर बी सर होगा। बी। ओके, ये आपका जो प्री एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब बोल सकते हैं कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, वैसे उस जैसा तो नहीं होता है, वो ना ही उतना एक्यूरेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा रिसर्च इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इंसाइट हमको मिल सकता है प्रॉब्लम के बारे में। ओके, वो आपका प्री एक्सपेरिमेंटल कराएगा। कौन सा आंसर बोल रहे हैं सब लोग? 17 19 का आंसर दीजिए। सर फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा? पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन क्यों नहीं होगा? पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन, यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप है। ओके, दो ग्रुप जब हो जाएंगे तो फिर वो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर जा सकता है ना। ओके, पोस्ट टेस्ट में क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो है, आपके पास दो ग्रुप होते हैं, फिर आप कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, डिफरेंट आउटकम को जैसे इंटरवेंशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाया गया दोनों में, तो आपके पास दो ग्रुप हैं, फिर आप दोनों का कंपेयर करेंगे। ओके, आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द थेरेपी, तो फिर आपका वो इसके अंदर नहीं आएगा, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर। ओके, बी आंसर। तो कौन सा हो सकता है? बी। तीसरा क्यों होगा कॉजी एक्सपेरिमेंटल? एनीवन? कॉजी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? कॉजी एक्सपेरिमेंटल में आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना ग्रुप के बीच में। हाँ सर, और मैनिपुलेशन भी नहीं होती इसमें। हाँ, मैनिपुलेशन नहीं होती, लेकिन आपके पास ग्रुप होता है, आप कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, हाँ सर। कंपैरिजन करते हैं, तो फिर आपका वो इसके अंदर नहीं आएगा, दैट इज कॉजी एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल में थोड़ा सा अंतर होता है, मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, बाकी आपका ग्रुप उसमें भी होते हैं दोनों में। ओके, दोनों में आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपका जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट को ज़्यादा दर्शाता है, जो रिलेशन को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से देता है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो जाता है वहाँ पर वेरिएबल्स में। लेकिन आपका कॉजी एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन नहीं होता है, लेकिन उसमें भी आपके मल्टीपल ग्रुप होते हैं, कंपेरिजन होता है। ओके, वो आपका नहीं होगा इसके अंदर, कॉजी वाला भी नहीं होगा। दो तो ऑप्शन गए आपके, ये वाला ऑप्शन, ये एक ही ऑप्शन बचा, सेकंड वाला। वन स्पॉट केस, देखिए ये केस स्टडी है, केस स्टडी में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते हैं ना, इसमें डायरेक्टली आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है या ग्रुप है, उस पर स्टडी करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स निकाल निकाल देते हैं। ओके, जैसा भी है, जो भी सिचुएशन है। लेकिन हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या हो रहा है, तो ये ग्रुप है। ओके, उसके पहले हमने स्टडी किया, उसके बाद स्टडी किया। ओके, फिर हम एवेल्युएट कर पा रहे हैं कि बेसिकली किस प्रकार का इंप्रूवमेंट है, क्या बदलाव है, जो भी चेंजेस है। लेकिन आपका जो केस स्टडी होता है वो तो सिंपल केस स्टडी है, जो कुछ भी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी उसमें पहले नहीं किया, डायरेक्टली मान लीजिए किसी पर्सन के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, या ग्रुप के बारे में, किसी कमिटी के बारे में, तो इनसाइट आप पूरा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वही फाइंडिंग होंगी। उसे उसमें किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो सर ऐसे में तो सर एक 1 नंबर में भी तो है ना ऑन स्पॉट केस स्टडी। तो मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, वन स्पॉट केस स्टडी। वन स्पॉट का मतलब होता है केस स्टडी, बेसिकली केस स्टडी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप किसी कम्युनिटी या किसी किसी ग्रुप, किसी इंडिविजुअल्स के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते हैं, आपको जो कुछ मिलता है उसके बारे में जैसा भी होता है उसी चीज़ को आप लिख देते हैं या स्टडी कर देते हैं। ओके, क्लियर है? ओके सर। तो वो आपकी यस सर, यस वो सर। वन स्पॉट केस स्टडी होती है, लेकिन हमने बताया कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है उसमें हमारे पास एक ही ग्रुप होता है। ओके, और बिफोर आफ्टर हम कहीं ना करके उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या कुछ भी फाइंडिंग्स निकालना चाहते हैं, उस चीज को देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं, वो आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहलाता है। ओके, जहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं मल्टीपल ग्रुप के बीच में, दिस इज द ओनली वन ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट। ओके, जो भी चेंजेस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, डिप्रेशन लेवल को चेक करना है, तो क्या चेंजेस हुआ है, पहले हम असेस करेंगे और बाद में असेस करेंगे, फिर हम देखेंगे, तो आपके पास एक ही ग्रुप है। ओके, और जो आपका केस स्टडी होता है उसमें किसी प्रकार का आपका असेसमेंट नहीं होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं होता है उसमें, डायरेक्टली आप जो स्टडी करते हैं, जो फाइंडिंग्स निकल के आती हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, वो सिंपल आपका एक केस स्टडी हो गया। ओके, तो वन ग्रुप, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्टडी डिजाइन, ये आपका ये होता है सेकंड वाला ओनली। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
The process not needed in the experimental research. Again, very easy question. Manipulation and replication, participation, observation, controlling, and reference collection. So A. The process not needed in experimental. Manipulation. इसमें लिखा है कि Manipulation जरूरत नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल तो पूरा का पूरा Manipulation. नहीं देखो, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है वहां पर मैनिपुलेशन ही होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और उसको हम फिर देखना चाहते हैं उसका इफेक्ट। फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मेजर कर रहे हो ताकि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बना पाए। सो दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो वहां पर मैनिपुलेशन तो होता ही है। ओके, रेफरेंस। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है क्या? पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन इज द मेथड जो हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, एथनोग्राफिक स्टडी में। ओके, जहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल लोगों के साथ, समझते हैं, वो आपका इन डेप्थ स्टडी करते हैं, वो आपका पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं ना। कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग सही है। कंट्रोलिंग मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यूज करते हैं ताकि जो भी बाहरी जैसे कि एक्सटर्नल वेरिएबल है उनका इन्फ्लुएंस ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, ताकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो कंट्रोलिंग होती है लेकिन आपका पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। और रेफरेंस कलेक्शन भी इतना रेलेवेंट नहीं है इसके लिए आंसर, लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी नहीं होगा इसका हिस्सा, तो पी विल बी राइट आंसर। ओके, रेफरेंस रेफरेंस कलेक्शन एक प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता है। ओके, सही डाटा कलेक्शन का हो सकता है ना। हाँ हाँ, डेटा कलेक्शन का हो जाता है, वो पूरे स्टडी में हम यूज करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नीडेड। यहाँ लिखा है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21। दीज आर द कंसेप्ट एंड इसका मतलब यहाँ पे लिखा है, जैसे कि थ्योरी क्या है, एक्टिविटी क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, स्किल क्या है, बताइए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, एक में लिखा है 1 3 4 3। अगर इसमें से आप ये वाला पेयर कर पाए तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही पाएंगे। और ये भी देखिए कि इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब पहला वाला सेकंड के साथ पेयर हो गई नहीं, तो ये तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ से हट गया। ओके, अब देखना है कि 3 कॉमन है, क्या 3 हो सकता है? अगर 3 हुआ कॉमन तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन, ये वाला दो चले जाएंगे। जैसे क्या लिखा है, टाइम बाउंड पैकेज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको प्रोजेक्ट बोलेंगे। स्किल तो होगा नहीं। ओके, चूंकि हम मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, टाइम बाउंड पैकेज का मतलब है कि लिमिटेड समय में आपको कोई वर्क करना होता है, उसको प्रोजेक्ट ही बोलते हैं। नहीं तो प्रोजेक्ट अगर तीसरा पेयर हो रहा है फर्स्ट के साथ, इसका मतलब बाकी के ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब दो ही ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन बचे तो देखिए कौन सा होगा सेकंड वाला। फैक्ट्स आर असेंबल्ड, ऑर्डर एंड सीन इन द रिलेशनशिप। सर डी होगा, डी होगा, दैट इज द थ्योरी। थ्योरी सर। तो ये आपका डी करेक्ट, होगा सर। बाकी का आप पेयर कर लीजिए। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अप्लाइंग नॉलेज, दैट इज कॉल्ड स्किल। डी विल बी राइट आंसर। ओके, next question, question number 22. A positive correlation is present when two variables move in the opposite direction, same direction. एक जाएगा up and down, लास्ट है आपका several variables move in multiple direction. सेम डायरेक्शन। That is the positive correlation. B will be right answer. Next question, question number 23. Setting a hypothesis on a logical frame results in a good research output. Okay, अगर हम सही तरीके से लॉजिकल फ्रेमवर्क यूज करके, समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके सही से हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो है जो हमारा रिजल्ट होगा स्टडी का अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो है हाइपोथेसिस